नमस्कार। अमर उजाला के लिए मैं संतोष कुमार। आज हम आप लोगों को जिस शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं वो मास कम्युनिकेटर हैं, यंग यूथ लीडर हैं और जिन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को छोड़ के एक अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में इनका करियर शुरू हुआ था, उसको छोड़ के इन्होंने राजनीति की राह पकड़ी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम जी से। अनुपम जी, पहले तो आपका स्वागत है कि इस व्यस्त समय में आपने अमर उजाला के लिए समय निकाला है। हम लोग दर्शकों को उन्हें बता दें कि अनुपम जी से बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अनुपम इस समय जो है दिल्ली में पूर्वांचलियों से जुड़ा हुआ मुद्दा गर्म है। कल से आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने है इस मसले पे और अनुपम जी खुद जो है पूर्वांचल से ताल्लुक़ रखते हैं और अभी तक कांग्रेस का कोई स्पष्ट व्यू पॉइंट इस पे नहीं आया है इस मसले पे। अनुपम जी, ये मतलब हम लोगों के लिए भी थोड़ा असमंजस वाली स्थिति है। कांग्रेस का कोई स्पष्ट व्यू पॉइंट, ये जो इशू है पूर्वांचल से जुड़ा हुआ इशू है जिसको भाजपा लगातार उठा रही है। आज सांसद मनोज तिवारी सड़क पे भी थे, अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रोटेस्ट भी किया आम आदमी पार्टी के खिलाफ। तो कांग्रेस का इसमें क्या सोचना है? देखिए संतोष भाई, कांग्रेस का तो पूर्वांचल को लेकर, पूर्वांचल के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाई है, उसको लेकर हमेशा से बहुत स्पष्ट व्यू पॉइंट रहा है। अब हर दिन कभी भाजपा का कोई नेता या कभी आम आदमी पार्टी का कोई नेता कोई आपत्तिजनक अपमानजनक बयान दे दे तो हर बार कांग्रेस को अपना स्पष्टीकरण जो है दोबारा देने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो इस तरह की बयान क्यों देते हैं? देखिए, आपके मन में प्रश्न यही होगा कि अभी इन्होंने इस तरह की बात कही जिस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उस पर हमें क्या कहना है? देखिए, ये बातें आती कहाँ से है? आती इसलिए है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, पूर्वांचल के जो वोटर्स जो दिल्ली में हैं, उनको इन सब ने वोट बैंक से ज़्यादा कुछ समझा ही नहीं है। पूरी नीति बस ये रही है कि किसी तरीके से इनका वोट मिल जाए, लेकिन इनके जो लाइफ कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दिल्ली में, आजीविका है, रोजगार के अवसर है, किसी के लिए कभी किसी ने कुछ नहीं। सरकार बनाने के लिए जरूरी होता है ना कि वोट मिले। अब कांग्रेस सरकार के बाहर रह के कुछ भी कहे, लेकिन नहीं, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि हम वोट नहीं लेना चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जब आप मात्र वोट बैंक भर समझते हैं किसी को, फिर उसको बहुत ही मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंटल ढंग से डील करने लग जाते हैं, फिर आपकी संवेदनाएं नहीं जुड़ी होती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश, बिहार के जो लोग दिल्ली में हैं, उनके साथ इन पार्टियों की संवेदनाएं नहीं है। इनका एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ये बनाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि भाई आप कुछ भी करके इनका वोट मिल जाए, बस उससे ज्यादा कोई संवेदना। कांग्रेस क्या चाहती है? देखिए, कांग्रेस तो हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहती है। कांग्रेस, देखिए, अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ दिया। मैं इस बहाने कांग्रेस का जो एक पोजीशन है और जिससे आपका कोई दर्शक असहमत नहीं हो पाएगा, भले वो कांग्रेस को वोट ना देता हो। देखिए, इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है कि चुनावी राजनीति आइडेंटिटी के नाम पे होती है। वो आइडेंटिटी जाति की आइडेंटिटी हो, क्षेत्र की आइडेंटिटी हो या धर्म की आइडेंटिटी हो। और हमारे देश में कई तरह की पार्टियां हैं। कोई दलितों की पार्टी है, कोई जाटों की पार्टी है, कोई यादवों की पार्टी है, कोई मुसलमानों की पार्टी है, कोई हिंदुओं की पार्टी है। जिनका जाति धर्म आइडेंटिटी के आधार पे वोट नहीं लेना, वो तो किसी को सिर्फ बंगाल के वोटर्स के वोट चाहिए, किसी को सिर्फ महाराष्ट्र के वोटर्स के वोट चाहिए। इस देश में एकमात्र पार्टी जिसको दलितों का वोट भी चाहिए, ब्राह्मणों का चाहिए, ठाकुरों का भी चाहिए, जिसको अगड़ों का भी चाहिए, पिछड़ों का भी चाहिए, जिसको मुसलमानों का भी चाहिए, हिंदुओं का भी चाहिए, जिसको जाटों का भी चाहिए, पूर्वांचलियों का भी चाहिए, जिसको केरल के नागरिकों का भी वोट चाहिए और जिसको जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी वोट चाहिए। कांग्रेस का जो इनहेरेंट कैरेक्टर है उसी में यह छिपा हुआ है कि जब जब समाज में आइडेंटिटी के आधार पर कोई भी विभाजन होगा तो कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। बाकी कोई भी पार्टी फायदा ले जाए उसका, वो विभाजन देखिए हिंदू मुसलमान के नाम पे हो, इसमें फायदा हो सकता है भाजपा का भी फायदा हो जाए, हो सकता है ओवैसी जैसों का भी फायदा हो जाए। जाति के आधार पे विभाजन हो, नफरत हो, अगर उसमें भी फायदा लेने वाले लोग हैं। लेकिन जब जब समाज में कोई भी विभाजन होगा, समाज में कोई भी वैमनस्य होगा, उसका राजनीतिक नुकसान अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे होता है, और राष्ट्रीय इसलिए मैं कह रहा हूं, उसका मतलब दिल्ली उससे अछूता नहीं है, दिल्ली की भी मैं बात कर रहा हूं,
वो कांग्रेस पार्टी है। तो देश का, आखिरी बात मैं कह देता हूं, तो इसीलिए हमारे समाज का साथ रहना, एकजुट रहना और देश का बेहतर भविष्य कांग्रेस के ही बेहतर भविष्य में अंतर्निहित है, मैं ये साबित करना चाह रहा था। जैसा उसी आप जो कह रहे थे कि दिल्ली भी छिपी हुई है इसमें, उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे हम, जो हम नवनीत जी कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि दिल्ली का जो चुनाव है, दिल्ली मिनी इंडिया है, जहाँ पे शायद ही किसी स्टेट का बंदा है ना रहता हो जी। और यहाँ का चुनाव भी जो होता है ना, कुछ उसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है कि ये मिनी इंडिया का चुनाव हो जाता है। ये सेंस जो आता है वो मिनी इंडिया के चुनाव के तौर पे आता है। तो कांग्रेस इस मिनी इंडिया के चुनाव को किस तरह से अपने हक में करने हमारे अभी तक की क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारी पार्टी दिल्ली कांग्रेस जो है, आप देख रहे हैं पूरी गंभीरता से, पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ ये चुनाव लड़ रही है। जो पिछले 10 सालों में जो हमने जो ग्राउंड लूज किया है, वो ग्राउंड रिकवर हो रहा है। वो आप दिल्ली में घूम जाएंगे, एक आम वोटर आपको बता देगा कि हाँ भाई, हम वापस जो है सो कांग्रेस ताकतवर हो रही, ये सेंस सबको है। तो हम दोबारा जो कांग्रेस जिसने दिल्ली का निर्माण किया था, देखिए हमारे आलोचक भी इस बात को कहने लगे हैं कि आज की दिल्ली में जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है वो सब स्वर्गीय शीला दीक्षित के दौर। आलोचक कौन है? जो भी हो आलोचक, मैं ये कह रहा हूं कि आप कई लोगों से आप बात करके देख लीजिए। पॉलिटिकल डोमेन की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल डोमेन के क्या कुछ पॉलिटिकल डोमेन में भी हो सकते हैं। देखिए वोटर्स भी हो सकते हैं जो कांग्रेस के वोटर ना हो, लेकिन इस बात से असहमति नहीं जता पाएंगे कि शीला दीक्षित की सरकार के दौरान दिल्ली का जो निर्माण हुआ, दिल्ली को जो एक रूप मिला, दिल्ली का जो पूरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से तैयार हुआ, वो पिछले 10 साल में थोड़े ना हुआ है। पिछला 10 साल तो उसी शीला दीक्षित के काम पे, दम पे दिल्ली चल पाई है। अब अगर इस तरह का मामला कंटिन्यू रहा तो दिल्ली तो क्रम्बल कर जाएगी। अच्छा, वो जो जैसा कि अभी आपने कहा कि जो हमने ग्राउंड अपना लॉस किया है यहाँ पे, जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने फेवर में ले गई है, उसको दोबारा से वापस लाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, किस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है कांग्रेस यहाँ पे? देखिए पहली बात तो, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा, 4% के आसपास। और एक चीज और दिख रहा है कि जिस तरीके से देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बीजेपी के लिए अभी तक मैदान में उतर चुके हैं। 2 बार 2 रैली, बड़ी रैली की उन्होंने, बट राष्ट्रीय नेतृत्व जो है कांग्रेस का, न प्रियंका गांधी दिख रही हैं और न राहुल गांधी। राहुल जी दिखते हैं एक जगह कई बार, नहीं इस बीच कई बार अलग अलग जगहों तो उतना सीरियस नहीं, मतलब केंद्रीय नेतृत्व जो है उतना सीरियस दिख नहीं रहा। नहीं देखिए, मैं उसी आपकी उस परिभाषा को थोड़ा पलट के प्रेजेंट करता हूँ आपके समक्ष। हम कई बार ये मानते हैं कि बिल्कुल जो टॉप लीडर दिख रहा है तभी वो सीरियसनेस है। अब भाजपा जैसी पार्टी के पास अगर मोदी जी ना उतरे तो पार्टी ही खत्म हो जाती है। तो भाजपा मतलब मोदी में हमारे यहाँ देखिए हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, कई लीडर्स जो हैं हर दिन वादे रख रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। संदीप दीक्षित पूरी ताकत के साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव पूरे पार्टी को पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व दे रहे हैं। तो हमारे पास तो कांग्रेस, देखिए ये फर्क है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में एक फर्क भी ये है कि आप दिल्ली ही नहीं, हरियाणा चुनाव के दौरान भी ये बात कही जा रही थी कि राहुल जी कहाँ हैं, राहुल जी कहाँ हैं। ठीक है भाई, परिणाम जो जैसा हुआ, लेकिन कांग्रेस के कैरेक्टर में एक है कि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व है, कई लीडर्स हैं हमारे पास जो लड़ते हुए दिखते हैं। दिक्कत ये है भाजपा के पास कि भाजपा, वो चाहे एमसीडी का चुनाव लड़ रही हो, चाहे कोई भाजपा का नेता किसी प्रदेश में पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो, वो मोदी जी के नाम पे ही मांगता है। उसके अलावा उसके पास कुछ कहने को ही नहीं है, ना विजन है, ना आइडिया है, ना कोई दूसरा नेता है। आज से 11 साल पहले जो अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक चार्ज लगाए थे करप्शन का, उसके बाद से जो है कांग्रेस जो है दिल्ली में उभर ही नहीं पाई। मतलब एक इवेंट की पिछले इलेक्शन में जो है एक भी सीट लेके नहीं आई। अब फिर भी जो है हम 2 इलेक्शन आप ये देखिए, आप जिन चार्जेस की बात कर रहे हैं और जिन चार्जेस के आधार पे एक माहौल बनाया गया कांग्रेस के खिलाफ, उसमें से एक भी, मतलब कई दर्जनों चार्जेस लगे, उसमें से एक भी, चाहे वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे केंद्र की भाजपा की सरकार हो, उसने 10 साल में भी, 10 साल बीत गए ना, और कितना समय चाहिए, अगर साबित कर दिया हो। आज तो जगजाहिर हो चुका है,
देश दुनिया को पता चल चुका है कि कांग्रेस पर जिस तरह के चार्जेस लगाए गए थे वो एक डिजाइन का पार्ट था, उसमें छलावा था, उसमें ईमानदारी नहीं थी, उसमें बेईमानी थी, और उसके जरिए और मीडिया के एक बड़े वर्ग को अपने कब्जे में करके, जो कॉरपोरेट मीडिया है जिसका कई सारा इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसको कब्जे में करके देश में एक माहौल बनाया गया। आज इस देश की जनता और दिल्ली के वोटर भी इस बात को समझ गए हैं और कहीं ना कहीं एक अपराध बोध में भी है। मैं यहां तक आपको कह रहा हूं कि आज से 10 साल पहले कांग्रेस को लेकर जो हमने राय बनाई और जिस तरह की बातें कही, उसको लेकर एक बड़े वर्ग में अपराध बोध तक है। आप उस अपराध बोध का सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन आप देखिए, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हुआ और उसके बाद जब डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए जो बातें कही गई, आप उसको पढ़ लीजिए ना, वो क्या है। एक एक आदमी को ये रियलाइजेशन है कि हमने एक नटवरलाल केंद्र में, एक नटवरलाल जो है दिल्ली में, और उसका शिकार होकर हमने कई सारी ऐसी बातें कही जो हमको नहीं कहनी चाहिए थी। ये हर आम आदमी समझ रहा है। एक चीज और हो रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगा के जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में काबिज हुई, और आम आदमी पार्टी को जो भ्रष्टाचार में जब ये बीजेपी घेर रही है, तो कांग्रेस सड़क पे उतर के जो है इस तरीके का अभी तक माहौल नहीं दिखा रही है कि भाई करप्शन तुम भी कर रहे हो, तुम भी शीश महल का जो चार्जेस जैसे तो कांग्रेस के ऊपर जो चार्जेस थे वो तो खैर वो जैसा कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकली ज़्यादा थे, अगर आप सही हैं तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो जेल तक जाना पड़ा। उसके बाद भी कांग्रेस, जो नवनीत जी कह रहे हैं कि उतना इंटेंसिटी से जो है वो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वो नहीं, हम इस बात पे अपना जवाब देते हैं। देखिए, एक तो जिस मामले में आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, वो मामला, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? भाजपा ने किया। उस चीज़ को सबसे पहले किसने उजागर किया था? कांग्रेस ने उजागर किया था उस बात को। आम आदमी पार्टी सरकार की कई नाकामियों को पिछले कुछ दिनों में सबसे मजबूती से अगर किसी ने उजागर किया है, देखिए, आरोप प्रत्यारोप, हवाबाजी करना आम आदमी पार्टी बीजेपी को करे, बीजेपी आम आदमी पार्टी को कहे, ये उसको गाली दे, वो इसको गाली दे, वो एक अलग बात है। तथ्यात्मक रूप से, तार्किक रूप से सरकार के कामकाज की समीक्षा करना, वो काम किसने किया है दिल्ली में? कांग्रेस ने नहीं किया तो किसने किया है? कांग्रेस नहीं किया है, अभी भी कर रहे हैं। आप हर दिन देख लीजिए कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस के कम्युनिकेशन को देख लीजिए, कोई हम उलझुल बात नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के जनता के हित में जो बातें होनी चाहिए, उस आधार पे हम वो बात कह रहे हैं जो कही जानी चाहिए। और एक मूल वो है, मतलब सही दिशा में बता रहे हैं कि जो भी चार्जेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगे हैं, वो सारा का सारा जो फाइल है वो कांग्रेस के थ्रू ही एलजी हाउस गई है। एलजी हाउस ने उस पे एक्शन लिया, तो उस पे जो है बस घोटाले का जो हुआ था उस पे जो कई सारे अगर नवनीत जी, अगर आपका आकलन कि हम एग्रेसिव नहीं है इससे होता है कि हम आम आदमी पार्टी और बीजेपी जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी दिन रात करती है, या 10 साल से दिल्ली के लोगों ने यही देखा है, हम वो नहीं करते अगर, तो हम तो वो सही में नहीं करते हैं। जैसा मैंने कहा ना, हम इसका मतलब कि सड़क की राजनीति नहीं करते। नहीं, सड़क की राजनीति कैसे नहीं करते हैं? सड़क की राजनीति अलग चीज हो गई। नहीं, कई बार आरोप भी लगता है कि कांग्रेस के लीडरान जो हैं या कांग्रेस के जो वर्कर हैं, आप जिस कांग्रेस के लीडरान से इस वक्त बात कर रहे हैं, वो सड़क की राजनीति से ही निकले हैं और आज कांग्रेस पार्टी में है। आप संतोष भाई अच्छे से जानते हैं, बात करेंगे उस पे, आप अच्छे से जानते हैं ना। तो आज समझिए सड़क की राजनीति, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अराजकता की राजनीति। सड़क की राजनीति बिल्कुल हम करते हैं, जनता के हितों की आवाज को उठाते हैं, बुलंदी से उठाते हैं, और जो बात कहते हैं वो ठोस और ठोक बजा के कहते हैं, हवाबाजी नहीं करते। अभी जो पूर्वांचल का मुद्दा उठा है, यहाँ भी देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लीड जिस तरीके से बीजेपी लीड ले पा रही है, कांग्रेस पार्टी उस तरीके से लीड तो आप लोग दे रहे हैं। देखिए, लीड पार्टी को थोड़ी ले लेती है। हम लोग नहीं दे रहे, हम लोग तो वही दे रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो दिख रहा है। अगर कल आम आदमी पार्टी का, मेरी एक बात संतोष भाई, एक बात सुन लीजिए, अगर आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को कहते हैं जी, तो वो हम रिपोर्ट करेंगे।
ठीक अगर है। भाजपा कुछ कहती है तो वो हम रिपोर्ट करेंगे, मैं ये अगर कह रहा हूं कांग्रेस कि कुछ कहती है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे। पूर्वांचलियों के सवाल पे अगर भाजपा को लीड दे दिया है आपने, तो इसी भाजपा ने हमने नहीं दिया है, हमने नहीं दिया है। कह तो आप ही रहे ना, मैं किसी और से नहीं सुना हूं अभी तक जो ना कि भाई कल का जो स्टेटमेंट है, कल का जो स्टेटमेंट है ना, उसी के आधार पे कल कह का रहा जो हूं कि एक्शन अगर रिएक्शन हुआ है, अगर सिर्फ एक्शन और रिएक्शन, मतलब एक स्टेटमेंट और उसके बदले उसके रिएक्शन की प्रेस विज्ञप्ति के आधार पे किसी को अगर आप लीड दे रहे हैं, तो मैं दूसरी बात नहीं, कह रहा हूं, lead का instance मेरी ये बात है। पूरी हो जाने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की, कितने कैंडिडेट्स थे पहले सूची में उनके? 29। 29 में कितने पूर्वांचल मूल के कैंडिडेट्स थे? नहीं है, एक भी नहीं। 29 कैंडिडेट में भाजपा ने एक भी पूर्वांचली मूल के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। लेकिन आप कह रहे हैं कि लीड जो है पूर्वांचलियों के मुद्दे पे भाजपा ने ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि केजरीवाल के स्टेटमेंट के रिएक्शन में उन्होंने एक और प्रेस रिलीज दे दिया। नहीं दिया, हाँ ठीक है, सड़क पे गए, प्रदर्शन किया, ठीक है, तो हाँ, तो एक स्टेटमेंट से कोई, अरे एक स्टेटमेंट से कोई किसी का हितकारी हो जाता है और एक प्रदर्शन से हितकारी हो जाता है, वो तो नहीं होता है लेकिन ना। वो प्रदर्शन से, उस स्टेटमेंट से कम सत्ता में तो आ रहा है, सत्ता में आ रहा है, नहीं देखिए, सरकार बना रहे हैं, अब मुख्यमंत्री बन रहे हैं। उनके देखिए, किसी के प्रदर्शन और काउंटर प्रदर्शन पे स्टेट तो इस पे क्या रहेगा, पूर्वांचलियों पे क्या रहेगा? नहीं, हमारी बड़ी स्पष्ट मान्यता है। मैंने एक बार कहा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आम आदमी पार्टी और भाजपा ने पूर्वांचलियों को वोट बैंक से ज्यादा कुछ नहीं समझा। एक चीज देखिए, वोट बैंक तो, और आप देखिए, जिस दिल्ली में इतनी बड़ी आबादी में पूर्वांचल के वोटर्स हैं, उस दिल्ली में जो पूर्वांचलियों के सेंटिमेंट्स की अगर बात की जाए, मैं सिर्फ धार्मिक परंपरा की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एक सेंटिमेंट से जुड़ा एक पर्व है छठ महापर्व हमारे लिए। उस छठ महापर्व को जिस पार्टी के लीडर्स कभी नहीं मनाने देते हैं, कहीं पे आप बिदोड़ी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, बीजेपी का क्या क्या उन्होंने बोला है और क्या क्या किया है। आप देख लीजिए यमुना को कैसा बना दिया गया है। हर बार छठ के समय आप लोग भी रिपोर्टिंग करते होंगे, वो यमुना नदी जो है वो सफेद झाग का लगता है, जैसे कि मतलब उसमें पानी का स्तर ऐसा है कि वो उसमें पशु भी स्नान नहीं कर सकते। यमुना को लेकर तो कांग्रेस भी जो इससे पहले थी, आम आदमी पार्टी से पहले, वो भी तो कुछ खास नहीं कर पाए थे अगर यमुना पे आए। नहीं, लेकिन यमुना की जो आज जो हालत हुई है, ये तो पिछले 10 साल की देन है ना। अब आप कह रहे हैं, देखिए यमुना को लेकर 20 साल पहले किसी ने कुछ नहीं किया, 30 साल पहले किसी ने कुछ नहीं किया, उस पर एक अलग से हम लोग बात कर लेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या किया। आज जो यमुना की हालत हुई है, और एक ऐसे व्यक्ति के शासनकाल में हुई है जिसने वादा किया कि अगली चुनाव से पहले मैं डुबकी लगाऊंगा। अब वो डुबकी लगा नहीं पा रहा, उसको पता है कि एक बार डुबकी लगाएगा तो वोट मिल जाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया ना कि वो नाकाम रहे इसमें। नहीं तो वो तो भ्रष्टाचार की नाली में कूद गए, यमुना में कूदना था, उनको दिखाना था, कूद तो कहीं और गए ना वो। तो बात तो ये होना चाहिए ना कि यमुना को ऐसा कैसे बना दिया आपने। तो जिन लोगों ने यमुना को अर्घ देने लायक नहीं छोड़ा कि यमुना नदी में छठ व्रती खड़ी होकर सूर्य को अर्घ दे सके, उस लायक यमुना को नहीं छोड़ा है, वो क्या पूर्वांचलियों का भला सोच सकते हैं। अच्छा, इशू क्या रहेंगे आपके दिल्ली चुनाव को लेके? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो है आम आदमी पार्टी ने बहुत सारी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है। भाजपा ने अपने स्टाइल में, प्रधानमंत्री मोदी और उसके जो स्टेट लीडर हैं, अलग अलग तरह की योजनाओं पे बात कर रहे हैं, और वो ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि जो अभी की योजनाएं जो है इम्प्लीमेंट हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहेंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी, उसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। खासकर फ्री बीज वाला, हाँ, फ्री बीज वाला जो दे रहा है उसमें एक तो जैसे आम आदमी पार्टी का फ्री बीज पे है, भाजपा का इंफ्रा पे है। इंफ्रा के साथ साथ भाजपा ये भी आश्वस्त कर रही है कि जो फ्री बीज चल रही है उसको हम चलने देंगे, उस पर कोई कटौती नहीं होगी। तो कांग्रेस जो है पब्लिक को क्या देगी अगर वो सरकार में आती है? जी देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले की दिल्ली में एक बार चले जाइए, याद करिए दिल्ली कैसी थी। दिल्ली चौड़ी सड़कें, मेट्रो, साफ सफाई, यमुना में पानी कम से कम साफ दिखता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल साफ था, कम से कम दिखता था साफ उस समय तक। और दिल्ली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मॉडल सा बन गया था। आज से 10 साल पहले की बात मैं बात कर रहा हूँ, 2012-13 की बात। हाँ, कॉमनवेल्थ के टाइम में जो तैयारी हुई उसके बाद दिल्ली चमक रही थी। और उसी चमकती दिल्ली में जगह जगह हमको पोस्टर, बैनर, होर्डिंग दिखते थे उस समय, जिसमें हाथ में झाड़ू लेके पसीने से लथपथ
एक आदमी था जिसका चेहरा बदहाल था, बिल्कुल बेहाल केजरीवाल की था। बात कर रहे हैं। आपको अब हाथ में झाड़ू लेके पसीने से लथपथ किसका पोस्टर बैनर पूरी चमकती हुई दिल्ली में लगा हुआ था। अब ना उसकी गाड़ी चमक रही थी, ना उसका घर चमक रहा था, और वो बिल्कुल बेहाल बदहाल सी स्थिति में थे। आज 10 साल बाद जो है दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और जो जिनके नाम पे आम आदमी पार्टी वोट मांग रही है वो चमक रहे हैं। चमक देखिए उनकी गाड़ी भी चमक रही है, वैगनआर वो वाली नहीं है, उनका शीश महल भी चमक रहा है। और दिल्ली की क्या हालत है, वो जो पोस्टर बैनर पे उस समय जो हाल अरविंद केजरीवाल का था वो हालत दिल्ली का इन्होंने बना दिया है, आज की दिल्ली की। हम ये कह रहे हैं कि जिस दिल्ली का निर्माण पूर्वांचल के लोगों ने और समाज के हर वर्ग ने मिलजुल के पूरे सौहार्द के साथ शीला दीक्षित के नेतृत्व में किया था, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली को मॉडल ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हम प्रेजेंट करेंगे। दिल्ली पर पूरे भारत को गर्व होना चाहिए। दिल्ली देखिए चेहरा है भारत का, दुनिया में भारत की पहचान दिल्ली से बनती है। और दिल्ली दिखेगी कैसी वो तो दूर की बात है, दिल्ली सांस लेने लायक है कि नहीं, दिल्ली में रहा जा सकता है कि नहीं। आप देखिए अभी हम लोग जिस महीने में है, आप अगर एक सर्वे कर ले संतोष भाई, मैं कह रहा हूं खास तौर पे उस वर्ग के लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं गोवा जाना या शिमला जाना, आप देख लीजिए कितने लोग इस समय दिल्ली में रह नहीं सकते लोग। दिवाली का समय आता है, लोग अपनी अपनी योजना बना लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। भाई गरीब कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा, जिसको मजदूरी करनी है, रोज कमाना रोज खाना है, उसके लिए तो उसको तो वही पानी और वही सांस लेना है। लेकिन जो अफोर्ड कर सकता है वो कोई दिल्ली में रहना नहीं चाहता। आज की दिल्ली में इन्होंने दिल्ली को वैसा बना दिया। ये वो दिल्ली नहीं है जो दिल्ली कांग्रेस पार्टी जिस दिल्ली को बना रही थी, जिस दिशा में ले जा रही थी दिल्ली को सांस लेने लायक तक नहीं छोड़ा। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आप PM 2.5 का लेवल देख लीजिए, और वो जब खराब की श्रेणी में आता है तो दिल्ली के लोग खुश हो जाते हैं कि अब ये श्रेणी बेहतर हो गया, मतलब हम उससे संतुष्ट हो जा रहे हैं। आप देखिए, मैंने कहा ना कि दिल्ली लिवेबल है कि नहीं, मतलब दिल्ली कैसी दिखेगी, दिल्ली का डिजाइन कैसा है वो दूर की बात है। सांस ही नहीं ले पाएंगे तो फिर क्या करेंगे डिजाइन का। जो हम शुरू किए थे, जहां पे हम बात शुरू किए थे, अब प्रदूषण की मैं उसको नेक्स्ट कंप्लीट कर देता हूं इस बात को। तो मतलब मूल बात यह है मेरे कहने का कि अगर दिल्ली इतनी प्रदूषित होगी, और प्रदूषण देखिए किस तरह के, 3 तरह का प्रदूषण, जल, जमीन और वायु, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों फॉर्म में पोल्यूशन है। जल के पोल्यूशन पे भी बात हुई, यमुना पे भी बात हुई, और पीने का पानी देख लीजिए कितना गंदा आ रहा है नल में इस समय, वो देख लीजिए। मतलब ये हाल है। आप एक हमारे पार्टी में साथी लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि आज की दिल्ली की 3 निशानी, बिखरा कूड़ा, जहरीली हवा और नल से गंदा पानी, ये तीनों सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में दिल्ली के प्रदूषण की ये हाल है। सॉलिड की बात है जहां तक, आप देखिए सबको पता है, इसमें कोई किसी वैज्ञानिक को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि जब तक आप वेस्ट सेग्रीगेशन सोर्स लेवल पे नहीं करेंगे तब तक आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकते। कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े दावे किए गए, हम इस पहाड़ को खत्म कर देंगे, कूड़े के पहाड़ को, हम इसको ऐसा बना देंगे, हम उसको वैसा बना देंगे। मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप अभी गाजीपुर में जहां पे कूड़े का पहाड़ है उसके सामने से बस निकल के आ जाइए, उसके ठीक हाईवे के दूसरी तरफ एक अपार्टमेंट सा बना हुआ है। मुझे पता नहीं उसमें किन लोगों ने फ्लैट लिया है, लेकिन वो देख के समझ में आता है कि कोई भी उसमें शिफ्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे एमबीके हैं। वो इलाका जो है वो मनुष्यों के रहने लायक नहीं है, वो चील कौवों के रहने लायक, खैर परेशान है, चील कौवों के रहने लायक है। कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई थी इस पे। आप देखिए ये हालत है। ये हालत तो नहीं थी हमारी दिल्ली की, ये कांग्रेस की दिल्ली की, शीला दीक्षित की दिल्ली की तो ये हालत नहीं थी। इस हालत के जिम्मेदार तो यही लोग हैं, यही लोग जो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं कि नहीं केंद्र जिम्मेदार है कि राज्य जिम्मेदार है, फिर हम उसी डिबेट में चले जाएंगे। कोई तो है जिम्मेदार ना भाई, जो सत्ता में है वही जिम्मेदार है ना। कल हम लोग बड़ा जो बातचीत हो रही थी, कांग्रेस बड़ा सेफ है,
सेफ है, लेकिन कोई इशू आता है लेकिन कभी तो वो दोनों को लपेट लेती है। कभी बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी की बी टीम है, वो दोनों लपेट लेती है। अब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल अगर पूछा जाए, अब उसमें हम तो व्यथित हैं, सेफ नहीं है, हम दुखी हैं कि भाई क्या बना दिया हमारी दिल्ली का। हम लोग जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे अनुपम जी को, तो हमने कहा था कि मास कम्युनिकेटर और कैंपेनर है, तो अभी तक की जो बातचीत हुई है उससे यही साबित होता है कि नहीं बोलने लगे, बोलने नहीं देंगे, अच्छा सवाल नहीं करने देंगे। नहीं अरे हम लोग पॉलिटिकल आखिरी पड़ाव की तरफ है। एक तो आपको कितना यकीन है कि आप सरकार बना लेंगे यहाँ पे? देखिए, हम इस बार सरकार में होंगे, इसका मुझे काफ़ी विश्वास है। हमारे बिना वो स्थिति नहीं बनेगी कि सरकार में कोई आ सके, ये इतना मुझे विश्वास है इसमें। क्या किस ग्राउंड पे कर रहे हैं आप इसको? अरे लोग के आधार पे सरकार तो वोट से ही बनता है, सरकार तो वोट से ही बनती है ना। तो क्या सेंस आ रहा है? दिल्ली के लोग, देखिए दिल्ली के लोग थक चुके हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी और आरोप प्रत्यारोप से। इतना देख लिया है, तंग आ गए हैं। अगर किसी एक चीज से तंग आए हैं तो सबसे ज्यादा इसी से। आप देखिए 2014 से पहले आपने सुना था कि एलजी भी कुछ करते हैं? शीला दीक्षित भी तो मुख्यमंत्री थी ना, उस वक्त भी तो एलजी होते थे ना। लेकिन ये थोड़े ना था कि भाई मतलब एलजी भी एक पॉलिटिकल आदमी हो गया है, लगता है कि एलजी जो है वो एलजी नहीं है, वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है। इधर भी वही मामला है। मतलब आप लोगों के हित में ऐसा टकराव कभी आपने सुना ही नहीं होगा। टकराव के साथ साथ कई सारा डेवलपमेंट का भी काम जो एलजी जो है वो कर रहे हैं, बहुत सारे चीजें, यमुना सुधार के लिए भी प्रयास कर रहे हैं वो। ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। लेकिन है क्या ना, देखिए अगर एक स्टेट में, वो भी आधा स्टेट जो है, उसमें अगर दो सरकारें काम करेंगी ना अलग अलग ग्राउंड पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वो करना। नहीं देखिए, जब तक अगर आपका एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव इंटरेस्ट है, अगर आपके काम में ये इंटरेस्ट नहीं है कि हम जनता को फायदा पहुंचाने से ज्यादा अगर आपकी रुचि है कि हम अपने हर काम में किसी ना किसी तरीके से किसी को नीचा दिखा दे, तो फिर आप कर ले जाएंगे अपने काम को। सीट कितना कुछ उसका अभी कुछ दिन पहले, जी बताइए, सीट कितनी? नहीं, अब मैं सेफोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ कि, और नहीं रहे तो है सीट नहीं रहे भी नहीं है, कभी नहीं रहे। और ये काम आप लोग बेहतर बता पाएंगे, साथ में हैं। नहीं उससे थोड़ा ना हो जाए। कितना सीट जीत के आएगी, उम्मीद क्या है कांग्रेस? नहीं, सीट का आकलन आप लोग लगाइए, मैं सेंटिमेंट का आकलन लगा सकता हूँ, और सीट का आकलन आपका काम है। सेंटिमेंट के आधार पे मैंने आपको कहा कि दिल्ली के लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, और दिल्ली के लोगों को शीला दीक्षित वाली जो दिल्ली थी वो दिल्ली याद आ रही है। अब इसमें कोई अतिशयोक्ति, आपने आरोप प्रत्यारोप की बात कही, आम आदमी पार्टी कहती है कि आप जो है भाजपा की बी टीम है, भाजपा कहती है कि आप जो है आम आदमी पार्टी की बी टीम है क्या? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब राजनीति में कहा जा रहा है। अब किस आधार पे कहती है कि बी टीम है? इसलिए कि एक बार सपोर्ट किए थे, पिछली बार जो इलेक्शन दोनों मिलकर लड़े थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और इस बार जो है, मतलब हम गठबंधन में नहीं इसीलिए कह रही है ना, गठबंधन में है इसलिए कह रही है ना। नहीं, कब गठबंधन हो जाए उसका कोई। भाजपा जो कहती है वो कहती है कि कभी गठबंधन कर लेते हैं, कभी लड़ने लगते हैं। तो भाजपा क्या, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कह रही है, भाजपा महबूबा मुफ्ती के साथ कभी गठबंधन करती है, कभी लड़ने लग जाती है। भाजपा कभी नीतीश जी को महिला विरोधी बताते हैं, कभी नीतीश जी के साथ आ जाते हैं। ये कोई भाजपा ऐसी बात कहे तो भाजपा कोई पुरोधा तो है नहीं मोरालिटी की। आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारे हैं वो आम आदमी पार्टी को हराने के लिए उतारे हैं, भाजपा को जिताने के लिए उतारे हैं। नहीं देखिए, हम तो सबको स्पेसिफिक संदीप दीक्षित, हम तो सबको नई दिल्ली से कैंडिडेट हैं। नहीं, कोई भी कैंडिडेट जब चुनाव लड़ता है तो वो जीतने के लिए लड़ता है, और वो जीतेगा तो लाजमी सी बात है कि कोई ना कोई हारेगा, सब लोग हारेंगे, एक ही आदमी जीतता है ना, बाकी सब हारते हैं। तो अगर हम अब आम आदमी पार्टी चाहती है कि कांग्रेस गठबंधन भी ना करे उनसे, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी हो वो जब कैंपेन करने जाए तो आम आदमी पार्टी को अपना पार्टनर बताए, ये चाहती है कि आम आदमी। गठबंधन क्यों नहीं हो पाया इस बार? अब देखिए, ये तो अब मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट स्टैंड था, उनसे ये सवाल बेहतर ढंग से पूछा जाना चाहिए था। पूछेंगे उनसे ही। हमने तो उनको हरियाणा में भी अवसर दिया था,
हमने बाकी जगहों पे भी अवसर दिया था। लेकिन दिक्कत देखिए क्या है, देखिए दिक्कत ये है कि जब तक आप एक सिद्धांत हर जगह के लिए अपनाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हरियाणा में जाके हम सभी सीटों पर लड़ जाएंगे, फिर तो आपके लॉजिक के हिसाब से कोई आपको भी भाजपा की बी टीम कह देगा, और कहना भी चाहिए। आप तो शिकायत करने उसी सरसंघ चालक के पास जाते हैं जहाँ भाजपा के लोग जाते हैं। इतनी बड़ी अम्ब्रेला पार्टी और ये कह रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल को हमने स्पेस दिया, देना तो चाहिए, उनको स्पेस देना चाहिए। एक रीजनल अब तो नेशनल पार्टी है, छोटी सी पार्टी है, दिल्ली और पंजाब में ये है, और कांग्रेस को जो है उनके साथ समझौता के टेबल में बैठना पड़ा। नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है देखिए दिल्ली का मसला बहुत स्पष्ट है। दिल्ली की जिन मुद्दों पे बात हो रही थी, मुझे लगता है कि दिल्ली के उन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार नाकाम रही है। गठबंधन की जहाँ तक बात है, गठबंधन देखिए लोकसभा चुनाव के समय में भी था, तो लोकसभा चुनाव में था तो आप देखिए दिल्ली में गठबंधन था, पंजाब में था क्या? आप समझिए नहीं, पंजाब क्या होगा, पंजाब में था। वो तो उस वक्त की बात है, वो तो अभी इस पे क्या बात करना, वो तो लेकिन भाजपा अभी भी आरोप लगा रही है कि ये गठबंधन हो सकता है। कल परसों नहीं उस देखिए इन आरोपों पे बहुत टीका टिप्पणी क्या करना। अब भाजपा के अब 15 लोग होंगे, 15 तरह की बात कहेंगे, हम उन सब पे प्रतिक्रिया देते रहे, वो तो हो नहीं सकता है। और मैं भी उस तरह की बात नहीं करना चाहता जिस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि अगर उसी तरह की बात से राजनीति करनी है तो फिर मैं बहुत सारी बातें गिरा दूंगा कि भाजपा क्या क्या करती है, आम आदमी पार्टी क्या क्या करती है, क्यों आम आदमी पार्टी इसकी बी टीम है, क्यों ये सब एक जगह से संचालित है। उसका तर्क बड़े आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन उस तरह की ओछी राजनीति हम करते नहीं हैं, इसलिए उस तरह की बातें हम बोल नहीं रहे हैं। और उस तरह की बातों प्रतिक्रिया देना भी उस तरह के स्टेटमेंट्स को माइलेज देने जैसा है। हम लोग लगता है कि आखिरी अपने सेगमेंट पे आते हैं। कुछ जो आखिरी सेगमेंट हम लोगों का होता है वो जो हमारे साथ होते हैं, मेहमान होते हैं, उनके निजी ज़िंदगी से उनका अपना सफ़र किस तरह रहा है, उनकी पसंदगी नापसंदगी क्या है, कैसी है, उस पर सवाल करते हैं। तो नवनीत जी कुछ सवाल करिए अनुपम जी से। पॉलिटिकल जर्नी, जैसा कि हमने शुरू में बताया कि आपका जो अपने प्रोफेशनल कैरियर आपका था, आप बीटेक हैं और प्रोफेशनल नौकरी भी लगी थी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, अचानक छोड़ दिया आपने, पॉलिटिक्स में आ गए, क्या वजह है? नहीं देखिए, मैं बिल्कुल एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, और किस्मत से मुझे अच्छी शिक्षा मिली, माँ पिताजी का शिक्षा पे ध्यान होने के कारण, और इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था, तो कुछ दिन मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में कॉरपोरेट में जॉब भी किया। लेकिन कॉलेज के समय तक ये स्पष्टता बन गई थी मेरे मन में कि मुझे जीवन का करना क्या है, जीवन में क्या करना है, नहीं जीवन का क्या करना है, जीवन जो मिला है उसका क्या करना है। और ये क्लैरिटी थी कि इसको सामाजिक राजनीतिक जीवन में ही खुद को पूरी तरह से लगाना है। तो मैं भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे परिवार ने, मेरी माँ ने, सबने इसमें साथ दिया। आमतौर पे जिस तरह के परिवेश से, हमारा सवाल वही अभी, जिस तरह के परिवेश से मैं आता हूँ उसमें बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण है कि उनका, क्योंकि बहुत अनिश्चित सफर था। हाँ, उनका इकोसिस्टम, और अनिश्चितता में भी जब आप देखिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बना लेते हैं ना, कुछ मौलिक सिद्धांत बना लेते हैं अपना, जिससे आप समझौता नहीं करना चाहते, फिर तो वो और अनिश्चित हो जाता है ना। फिर तो आज के पॉलिटिकल सिस्टम में स्पेस ही नहीं है। अगर शुरुआत जो की पॉलिटिकल जर्नी की अपनी, जी, तो यूथ को मोबिलाइज करने के लिए आपने, वो बहुत नेचुरल ढंग से हुआ। जब मैं विश्वविद्यालय में था तो विश्वविद्यालय के जो विषय होते थे, कॉलेज के जो मुद्दे होते थे, उस पर जब सब इकट्ठा होते थे तो उसमें मुझे जहाँ लगता था कि बोले जाने की ज़रूरत है वहाँ मैं भी इकट्ठा होता था। तो देखिए असल में क्या है ना संतोष भाई, कि कोई एक पर्टिकुलर घटना या एक पर्टिकुलर दिन नहीं होता है जिस दिन आप ऐसा निर्णय लेते हैं। वो पूरा एक इवॉल्व होने का फेज है, और उस फेज में कई चीज़ों को चिंगारी उठती है, मतलब अचानक कुछ त्वरित रीजन होता है। वो फिल्मों में होता है, मुझे लगता है कि कुछ जैसे जो कायदा क्रांतियां भी कुछ इसी तरह से होती हैं कि पीछे बहुत सारा कई चीज़ें होती हैं। मतलब वो उसको एक चीज़ को एट्रीब्यूट करना मुश्किल है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के समाज को, देश को, दुनिया को देखते हैं, आप समझते हैं कि ये कैसे चल रहा है, इसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है, क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, क्या है जिसमें आपका सबसे ज़्यादा मन लग सकता है। तो मैं कम से कम इतना कह सकता हूँ कि मैं अपना जीवन जी रहा हूँ। मतलब मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे कंपल्शंस में, मजबूरियों में, कई और अपने शुभचिंतकों के जिनसे वो प्यार करते हैं उनका जीवन जी रहे होते हैं। शादी की नहीं की? नहीं, मैं
सुरक्षित हूँ पूर्ण रूप से। राहुल जी से प्रेरित हैं क्या? राहुल जी से प्रेरित तो हूँ, तभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। लेकिन ये समानता तो नहीं है। और शायद कॉमन चीज़ ये है कि वो जिस नज़र से इस वक्त देश की राजनीति को देख रहे हैं और जो नज़रिया हमारा है, उसमें एक तरह का एक जिसको कहते हैं मिलान हुआ, और तभी ये साथ आने का फैसला लिया। कुछ टेस्ट भी समान है दोनों के? किस तरह के? खाने के, खान पान के? हाँ, वो है। उनको जो है कटहल पसंद नहीं है, तो हमारी माँ हमको अक्सर कहती रहती है, खिलाने की कोशिश करती है कि भैया तुम जो हो सो खा लो, कटहल की सब्ज़ी भी खानी चाहिए। हमारे यहाँ तो सब बहुत पसंद करते हैं सब लोग, तो मुझे नहीं पसंद है। किसी दिन देख लिया माँ ने उनको इंटरव्यू में कि वो बता रहे थे कि भाई मुझे भी कटहल पसंद नहीं है। वो कहने लगी कि अब तो इससे उम्मीद ही निकाह छोड़ देना चाहिए अब तो मैंने कहा राहुल जी को कि ये देख लीजिए, अब माँ ने जो है सो उम्मीद छोड़ दिया है मुझसे कि अब ये कटहल खिलाने की कोशिश नहीं करेगी कि तुम इसी पार्टी में चले गए, मतलब तो उस तरह की बात है। फिल्में देखते हैं? हाँ, देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। आखिरी फिल्म कौन सी देखी है? आखिरी एक सीरीज देखी है। जब ये श्याम बेनेगल जी का देहांत हुआ ना, तो उसके अगले दिन भारत एक खोज मैंने निकाल के देखना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि वो देखना चाहिए। आपके ज़्यादातर जितने दर्शक हैं उनको भी देखना चाहिए। नहीं, तो हमने भी कई बार क्योंकि हम मेट्रो सफ़र करते हैं जी, तो अमूमन होता है कि उसी पे आ जाते हैं, भारत एक खोज पे आ जाते हैं। कुछ इस तरह के जो वो है सीरियल है, बड़ा फेमस हुआ था ये। हाँ, नहीं तो ये तो फेमस हुआ भी था, और मुझे लगता है कि आज के समय में और ज़्यादा ज़रूरत है। आज हम लोग इस वक्त जिस दौर में हैं उसका जो इंट्रो ही है वो ये है कि भारत है क्या, भारत माता है क्या, भारत माता है क्या, बिल्कुल सही। हाँ, वही डिफाइन करते हैं एक सवाल। इस बड़ा उसको विस्तार से बताते हैं उसको, समझ में जो जिस तरह से श्याम बेनेगल जी ने फिल्माया उसको जी, वो समझ में आने वाली चीज है कि भारत माता है क्या, वो समझा ले जाता है। हमारे देश के नागरिकों को, जिन लोगों ने नहीं देखा है अब तक, उनको देखना चाहिए। हाँ, एक जो मतलब इस तरह की आइडेंटिटी को, जो अदृश्य है, जो मतलब जिसको फिजिकली वो नहीं ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है, उसको एक्सप्रेस करना। पंडित नेहरू में वो क्वालिटी थी, वो उस मायने में स्टेट्समैन थे। आप देखिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो कोई हमारे देश के नागरिकों को लोकतंत्र का अनुभव तो था नहीं ना, वो तो जानते नहीं थे कि लोकतंत्र क्या होता है। और कांग्रेस की और नेहरू जी की ऐसी पॉपुलैरिटी थी कि वो बहुत कुछ कर सकते थे अगर उनको सिर्फ अपनी ताकत, अपनी सत्ता की चिंता रहती, और आने वाले समय में भी उसकी चिंता। लेकिन उन्होंने इस देश को लोकतंत्र के लिए तैयार किया, सिर्फ इंस्टीट्यूशंस बिल्ड नहीं किया, वो चेतना और वो डिस्कोर्स बिल्ड करने की कोशिश की जिसमें लोकतंत्र को फंक्शन करना चाहिए। आप समझिए, मतलब एक अलग नाम से मुझे लगता है किसी और नाम से पंडित नेहरू ने पूरा एक लेख लिखा अपनी आलोचना करते हुए, आपको ध्यान में होगा, पढ़िएगा उसके बारे में आप। और वो लिख रहे हैं उसमें कि नेहरू प्रधानमंत्री है, इतना पॉपुलर है, उसके हाथ में ये है, तो कैसे हमको सवाल पूछना चाहिए, जो पावरफुल है, जो सत्ता में है। तो वो पूरे देश को ट्रेन कर रहे थे डेमोक्रेसी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम भारत को खुशकिस्मत होना चाहिए कि उनको आज़ादी के तुरंत बाद पंडित नेहरू जैसा लीडर मिला, जिसने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतना भर नहीं समझा कि मुझे पावर मिला है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मुझे प्राइम मिनिस्टर होने के नाते कुछ काम करना है। देश के लोकतंत्र को तैयार करने की कोशिश की उन्होंने। ये बहुत बड़ा काम है, और मैं अक्सर इस बात को रिपीट करता हूँ, कई जगहों पे कहता हूँ एक बात कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्य काम किए हैं इस देश के लिए। पहला काम तो जो सब जानते हैं कि कांग्रेस की एक मायने में केंद्रीय भूमिका, पूरी भूमिका तो नहीं लेकिन धुरी जरूर कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के संघर्ष की धुरी थी, ये तो हम सब जानते हैं। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस की भूमिका, और देश को एक ऐसा संविधान देने में जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करता है, जस्टिस की बात करता है, एक ऐसा संविधान देने में। दूसरा काम देखिए, आज विकसित भारत की बातें हो रही है, लेकिन विकसित भारत के लिए जो आधारभूत संरचना चाहिए, विकसित भारत नारे लगाने से थोड़े ना आ जाएगा। विकसित भारत मतलब टीवी पे विकसित भारत और
मोदी जी ऐसे हाथ किए उससे थोड़े ना विकसित भारत हो जाएगा। और विकसित भारत किसी दूसरे देश को गाली देने से थोड़े ना हो जाएगा। विकसित भारत आप अपने विपक्ष को जेल में बंद कर दो उससे थोड़े ना हो जाएगा। विकसित भारत के लिए एक आधारभूत संरचना चाहिए। वो आधारभूत संरचना कांग्रेस ने इस देश को दिया है। ये बड़ा काम किया है कांग्रेस ने, और मुझे लगता है कि ये पर्याप्त कारण है कि कांग्रेस से जुड़े हर वर्कर को गर्व करना चाहिए कि हम उस तरह की लीगेसी वाले समूह के साथ हैं, उस पार्टी के साथ हैं जिसमें नेताजी बोस से लेकर गांधी जी भी रहे, उस पार्टी के साथ हैं जिसने देश की आज़ादी से लेकर देश के इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने में और देश के पूरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में इतनी अहम भूमिका निभाई, और जो इतने लंबे समय सत्ता में रहेगी। एक और बात आप समझ लो, उनसे गलतियां भी होंगी, कोई भी जो लंबे समय सत्ता में रहेगा, लेकिन अगर आप मेजर करें तरीके से कितनी गलतियां होना और गलतियों को एक्नॉलेज करना। ऐसे लोग भी सत्ता में जो गलती भी करते हैं और फिर उसके बाद आप बोलेंगे गलती कर दिए तो 2-4 लपड़ मारेंगे भी कि गलती कैसे कर दी। आपको इमोशन का, सेंटिमेंट का या किसी के विचार का तब पता चलता है जब गलती होने के बाद वो समझते हैं कि ये चीज़ गलती हुई है। पोलाइट मोड में आते हैं, तो सिर्फ पोलाइट मोड, लेकिन इसमें एक है कि सब चीज़ तो सही बात है, जिस तरीके से आज़ादी मिली और जिस तरीके से देश मिला, लेकिन आज अभी जो यूथ है, चूंकि यूथ के भरोसे ही पॉलिटिक्स पूरा चल रही है, तो यूथ लगता है कहीं ना कहीं जो दरकिनार हो रहा है, जिसके कारण जो है सीटें जो है वो कम आ रही हैं, लोकसभा में हो या ये मामला में हो। हम जो जितना चीज नहीं हो रहा बताया, आपने जितना चीज बताया कि सब वाकई में ये तो एक देश को एक दशा और दिशा तो उन्होंने दिया ही, लेकिन अब जो लोग हैं उस देश दशा और दिशा देने वाले को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इवन के जो अल्पसंख्यक भी होते थे, जो इनके कोर वोटर होते थे, वो भी अब छिटकते जा रहे हैं रीजनल पार्टियों में। नहीं, देखिए बीच में एक दौर था जब वैसा हो रहा था। मुझे लगता है, देखिए पिछला लोकसभा चुनाव जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है पूरे देश में कि कांग्रेस का जिस दौर की आप बात कर रहे थे उससे वो वापस देश के लोग जो है वो विश्वास दिखा रहे हैं कांग्रेस के प्रति। और मुझे ये लगता है, मैं जितना घूमता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, आप समझिए मेरे जैसे आदमी का कांग्रेस में होना खुद में एक ये है, एक रिफ्लेक्शन है या एक उदाहरण है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी एक नए दायरे में नए लोगों के बीच हम लोग तीसरा सेगमेंट भी बहुत गंभीर करते जा रहे हैं। हाँ आप चाहते गंभीर ना हो। चलिए, क्या खाने में क्या पसंद है? वेज? खाने में सब कुछ खाता हूँ, मुझे कटहल की सब्जी पसंद है। शादी करना है, ये अब लगता है राहुल जी करेंगे? नहीं, लगता है करना पड़ेगा, ऐसा लगता है हमको। माँ का दबाव भी है। हाँ, बिल्कुल है, ऐसा लगता है। हीरो कौन पसंद है? हीरो कहते किसको है? फिल्मों में काम करने वालों को। इरफान खान मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते थे। हीरोइन? हीरोइन अच्छी एक्टर पत्नी ही होगी लगता है। इतना सोचना पड़ा क्योंकि उस दिन जब रामवीर थोड़ी जी भी आए थे तो उन्होंने तुरंत बता दिया था कि कौन पसंदीदा हीरोइन थी। आप सोच रहे हैं इसका मतलब कि ना, तुरंत नहीं स्ट्राइक किया। खैर, हम लोगों की जो बातचीत हुई बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। अनुपम जी ने हर उस सवाल का जवाब दिया जो हम लोगों ने किया, और बहुत बेबाकी से दिया, बिना किसी लाग लपेट के दिया। और इनका पुरजोर जो दावा है वो ये है कि कांग्रेस इस बार दिल्ली में सरकार बना रही है। हालांकि ये सीट नहीं बता रहे हैं कि सीटें कितनी होंगी, और उसकी जो वजह बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि 10 साल पहले की जो दिल्ली थी वही दिल्ली इस समय दिल्ली वाले देखना चाहते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत पांडे के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।